प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ टासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले डिप्टी स्पीकर की रूलिंग, सदर मुमलिकत के असम्बली तहलील करने का फैसला भी गैर आईनी करार, कौमी असम्बली बहाल, वजीर आजम के 3 अप्रैल के बाद के तमाम अहकामात कलअदम करार दे दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली को 9 अप्रैल को इजलास बुलाने और तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान की हिकमत अमली क्या हो सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के असम्बली बहाली फैसले के बाद अपोजिशन जमातें पुरजोश, कारकुनान भी खुशी से निहाल। शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने के इम्कानात एक बार फिर रोशन। क्या 9 अप्रैल के इजलास में दोबारा कोई सरप्राइज हो सकता है, इसका कोई मार्जिन है? ये अहम सवाल है। क्लास साहब, बड़ा एक ऐसा फैसला जिसने प्रेसिडेंट सेट किया है, ऐसा फैसला जिसके बारे में बहुत मुतनाज़े किस्म की राय रखी जा रही थी, एक ऐसा फैसला जिसको एंटिसिपेट करना मुश्किल हो रहा था, वो आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। मेरा ख्याल बड़ा सरप्राइज वो नहीं था जो इमरान खान साहब ने दिया था। उस वक्त हमें वो बड़ा लग रहा था कि उन्होंने जिस तरीके का उन्होंने आके पूरे हाउस को उन्होंने वो क्या स्टन किया। एवरीबॉडी वाज स्टन्ड, मैं भी वहाँ पे था और भी बहुत सारे दोस्त हैं। इवन पोजीशन वाज स्टन्ड, शॉक, वो कहते हैं मतलब शेल शॉक्ड थे। उनसे बात नहीं हो रही थी, समझ नहीं आ रही थी क्या किया हमारे साथ। तो मेरा ख्याल उसी तरह का आज हालत जो है ना, आज इमरान खान साहब और उनकी कैबिनेट या उनके एडवाइज़र की होगी जो आज ये फैसला है। कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। कम से कम ये तो चलो कह रहे थे, समझ में आ रही थी। रात भी बात हो रही थी आमिर साहब की, मेरी, और भी बहुत सारे लोग कह रहे थे। ये नहीं कि हम कह रहे थे कि जनाब कि ये होगा, विन विन सिचुएशन में आएगा, दोनों पार्टियों को आके खुश करे, दोनों पार्टियां मिठाई बांट लें। माजी में ये कुछ होता था, दोनों बांटते होते थे। हफ्ते 2 हफ्ते बाद जब अंग्रेजी की जजमेंट पूरी सामने आती थी उर्दू में ट्रांसलेट होकर, तो एक पार्टी कहती थी हमारे साथ हाथ हो गया है। तो वही समझा जा रहा था कि इसी तरह की सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला देगी। वो क्या फैसला देगी? वो नल एंड वाइड करार दे देगी इसको। ये रूलिंग जो है ये ठीक नहीं है, क्योंकि वोटिंग नहीं करवाई आपने अंडर द लॉ। जिस दिन आपने हाउस कॉल किया तो फिर वोटिंग करवाएं, कानून में तो ये लिखा, उन्होंने नहीं करवाई, तो लिहाजा वो कह देंगे इसको वो करें। लेकिन साथ में ये भी था नैरेटिव जो हुकूमत ने बिल्ड किया हुआ था अपने, उन्होंने वजीरों के जरिए, चैनल्स के जरिए, मेरे जरिए, आपके जरिए, आमिर साहब का नाम तो मैं नहीं लेता, आपस में रख लेते हैं, जो नैरेटिव बनाया हुआ था कि इलेक्शन होंगे और इलेक्शन के बाद इमरान खान साहब जो ना 2/3 मेजॉरिटी से आएंगे और सबको सीधा कर देंगे, ये नैरेटिव बना हुआ था। इलेक्शन तो अभी भी होंगे जी। उनके जहन में ये चीज़ थी कि इस तरह का फैसला आएगा, इलेक्शन जो है ना वो जल्दी हो जाएगा। और हुकूमत जो है ना, इमरान खान साहब समझ रहे थे कि अगर आके फौरी तौर पर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान साहब को 3-4 फायदे थे, जो मैं समझती हूँ वो फायदे उनसे खिंच गए हैं। एक सबसे बड़ा फायदा क्या था? एक नैरेटिव बनता कि देखा मैंने इन सबको आके एक वो कर दिया, चारों शान आके इनको वो कर दिया, डिफीट कर दिया, हाउस में डिफीट कर दिया। मैं अब उसके बाद जलसे करूँगा, जुलूस करूँगा, अमेरिकन उस पर फीलिंग्स पे जाऊँगा। फिर उनके पास आपको पता है एक उन्होंने वो करवाना है, हाँ, ये जो ओवरसीज़ का वोट है वो मुझे मिलेगा, ईवीएम होंगी। और सबसे बढ़कर उनके जहन में ये था कि मैं अपनी इनसे तकरीरों से मैं लोगों को वोट लेके दोबारा मैं वहाँ पर मैं इसमें वापस आ जाऊँगा और मेरी जगह पे शहबाज शरीफ साहब नहीं बैठेंगे। मेन चीज़ ये भी थी, ईगो का मसला, एरोगेंस का कहें। अब अचानक सारी चीज़ें जो है ना उलट हो गई हैं टोटल। मेरा ये ख्याल है अदालत पे 2-4 उन पे दबाव थे। एक तो जस्टिस मुनीर वाला वो जो केस है, मशहूर ज़माना, बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, सुना ज़रूर होगा। वो जो उसका तो मौलवी तमीज़ुद्दीन केस कहा जाता है, जो पाकिस्तान की पहली असम्बली टूटी थी, उस वक्त जस्टिस मुनीर का नाम आता है। यही हालात थे, असम्बली डिज़ोल्व हुई, वो गए, उन्होंने चैलेंज की, स्पीकर थे, उन्होंने कहा जनाब कि आपके साथ ज्यादती तो बड़ी हुई है, मान लेते हैं कि असम्बली नहीं टूटनी चाहिए थी, लेकिन नज़रिया ज़रूरत है। अब हम मतलब उस कंसेप्ट ऑफ नेसेसिटी कह लें, अब हम आपको बहाल नहीं करते। वहीं से वो कहते हैं सारी बुनियादें रखी गई थी। अगर उस दिन ये सुप्रीम कोर्ट बहाल कर देती है उनको ये उनकी असम्बली को, तो बाद में आने वाले इस तरह हमें आके अनडेमोक्रेटिक चीज़ें ना फेस करनी पड़ी। और वो जस्टिस मुनीर बड़े वो थे, वो जज थे, वो तो इसी भी आगे इसकी वजह से मारे गए। अगर अदरवाइज वो बहुत बड़े जज थे जस्टिस मुनीर। उन्होंने बुक बड़ी अच्छी लिखी है, ज़िया से उन्होंने 1953 के जो राइट्स हुए थे उसके ऊपर रिपोर्ट जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किताब, बहुत पढ़ने वाली किताब है। खैर, उसके बाद हमने देखा भुट्टो साहब वाला केस, और भुट्टो साहब को फांसी हुई, वो बड़ा कंट्रोवर्शियल फैसला था। ये मेरा नुसरत भुट्टो साहब है ना, जाके उन्होंने इसको चैलेंज किया था, जो ये थी असम्बलियाँ थी जो टूटी थी,
तो वो फैसला उनके हक में गया, मतलब अगेन ये जो मार्शल हमारे डिक्टेटर थे। फिर 88 वाली असम्बलियाँ थी, वही कुछ जुनेजो साहब वाला हुआ, जुनेजो की असम्बली बहाल नहीं हुई। फिर बेनज़ीर भुट्टो की असम्बली 1990 में बहाल नहीं हुई। फिर हमने देखा नवाज शरीफ साहब हैं, उनको प्रॉब्लम 93 में डिज़ाल्व हुई, लेकिन फिर बहाल हुई, फिर ना रही। फिर हमने बेनज़ीर भुट्टो की देखी, इनकी बहाल नहीं हुई, 96 में असम्बली बहाल नहीं हुई, इनको तोड़ा गया था, इनको इसहाक खान साहब ने तोड़ा, फिर लगारी साहब ने तोड़ा। सो लंबी कहानी। फिर नवाज जनरल मुशर्रफ ने तोड़ा। सो असम्बलीज बहाल नहीं हो रही थी। हर कोई कहता था नए इलेक्शन में। मैं ये समझता हूं कि इतने सालों का जो बोझ कैरी कर रही थी, इसका इमरान खान साहब से कोई ताल्लुक नहीं है। एक बोझ था, एक बैगेज था, एक बड़े अरसे बाद असम्बली तोड़ी गई। लास्ट टाइम असम्बली तोड़ी गई थी 12 अक्टूबर 1999 को। आफ्टर 23 ईयर्स ये असम्बली टूटी है। कोई उन्होंने तोड़ी है, किसी वजीर आजम ने खुद तोड़ी है। अच्छा, पहले ये होता वजीर आजम नहीं तोड़ते थे अक्सर, एक जो है वो सदर तोड़ता था। एक दफा इन्होंने एडवाइस किया था गुलाम इसहाक के साथ, जो इनका मेरा ख्याल है स्टैंड ऑफ हुआ, तो डिक्टेटर लास्ट मुशर्रफ ने तोड़ी थी, वो तोड़ी थी। सो उनके जहन पे बोझ था कि अगर हमें कभी कोई मौका मिला तो हम ये जो बोझ कैरी कर रहे हैं कि हम जो है यहाँ पे वो फैसले नहीं देते, हम आके मिक्स फैसले देते हैं, हम डिक्टेटर के कहने पे असम्बलियाँ बहाल नहीं करते, हम नजरिया जरूरत के तहत करते हैं, सब पॉलिटिकल कल्चर जो है ना वो मजबूत नहीं हो रहा। इस दफा जो उन्होंने 5-0 से फैसला दिया है ना, वो इस बात का क्लियर इंडिकेशन है कि नहीं जनाब, जो हमारे ऊपर हर वक्त सियासतदान ठोकी रखते हैं ना कि हमने सिस्टम को चलने देते, हमने इनको मौके नहीं दिए, हम डिक्टेटर्स के साथ मिल गए, हम किस इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए, हमारे ऊपर किसी वजीर आजम का दबाव था तो हमने आपको बहाल नहीं किया। उन्होंने कहा ये लें जनाब, घोड़ा भी है, मैदान भी है, तलवार भी है, जाए फैसला करें, हम आपके साथ हैं। एक उन्होंने कदगन इसमें लगा दिया, जो मेरा ख्याल इमरान खान साहब के हामियों ने शायद जल्दी में नहीं पड़ी। उन्होंने कहा वो जो 63 वाली आर्टिकल है ना कि आप ये फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे, जिसका रेफरेंस पड़ा हुआ है, वो क्लास आप पे अप्लाई हो सकती है क्योंकि वो रेफरेंस हमारे पास है। सो इमरान खान साहब ये भी नहीं कह सकते कि जनाब इन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग का दरवाजा खोला है, क्योंकि वो उसमें क्लियर उन्होंने लिख दिया है कि जो बंदा वोट देगा इस रेजोल्यूशन में, अगर पीटीआई की तरफ से जो इनकी पार्टी का है, तो उस पर वो क्लासेस जो 63 जो है ना वो अप्लीकेबल हो सकती हैं। बड़ा मुख्तसर से मैं ये कहूँ, बड़ा फैसला है, इसके बड़े कंसिक्वेंसेस जो हैं वो हम अगले में सेगमेंट में जाके इसको डिस्कशन करेंगे। पहले आप आमिर साहब से एक व्यू ले लें। मैं ये समझता हूँ कि ये इट्स ए बिग एक फैसला आया है, और अब इसको सियासतदान कैसे इसको ज़ाय करते हैं, इसको कोई इससे फ़ायदा उठाते हैं, कोई नई बिगिनिंग करते हैं, ये सियासतदानों पे है। बहरहाल एक हिस्टोरिकल डिसीजन। जी आमिर साहब, बड़ा फैसला है और इसके जो आगे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो भी अब देखने वाले होंगे। वो अगले एक तो इसका अदालती कानूनी इसके जो फैक्टर्स हैं वो हैं, एक इसके सियासी हैं। ज़्यादा पहले कानूनी कर लें कि लोग इसलिए भी इसके मतलब ज़रा चंबा था। एक तो सोसाइटी और हमारा मीडिया और पॉलिटिक्स सारी इतनी पोलराइज्ड हो गई हुई है कि हर कोई जो है ना अपने एंगल से देख रहा है इसको, अपनी ख्वाहिशात और अपनी पसंद नापसंद जो है कानूनी उससे नहीं देख रहा। दूसरा ये कि ये जो उम्मीद लग गई थी कि ये दरमियानी रास्ता का फैसला आएगा, तो उसके पीछे एक तो ये है कि ये इतवार वाले दिन किया, फिर ये ड्रैग कर रहा था। तो मैंने कल ये कहा था कि अगर ये जुमे से भी आगे ड्रैग करता है दैन फिर उस तरफ जा रहा है। तो उन्होंने बहरहाल आज खत वाइंड अप करके फैसला ये दे दिया। दूसरी वजह ये थी कि माजी एक राव है, ये जो क्लास साहब ने अभी मौलवी तमीजुद्दीन मौलवी मुनीर से जो है जस्टिस मुनीर से शुरू किया, तो आज तक 6 असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई थी, ये 7वीं असम्बली डिज़ोल्व हुई थी। तो 6 की 6 असम्बलियों में से कोई भी रिस्टोर नहीं हुई थी। अच्छा। और सिर्फ रिस्टोर, अब ये अदालत के ऊपर एक ये आप इसे क्रिटिक कह लें या जो भी पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर, कि आज तक कोई स्वाय सिर्फ एक ही असम्बली रिस्टोर हुई थी, वो थी 93, और इत्तफाकन वो नवाज शरीफ साहब शरीफ फैमिली की ही थी। 97 में एग्जैक्टली वही केस था कि वही सदर उस तरह का ही सदर था, वही 58(2) भी थी, वही केस करप्शन का अनप्रूवन चार्जेस के ऊपर बनाया गया था। और बेनज़ीर की 97 में अलग एतजाज़ हसन साहब थे, बड़े बड़े वकला थे, वो रिस्टोर नहीं हुई थी। मगर 93 में हो गई थी, मगर जब हुई भी थी तो जाहिर है वो काकड़ मोमेंट आ गया था, फिर काकड़ साहब को इंटरव्यू करके उसको रिवर्स करना पड़ा था। अब ये जो दूसरी पाकिस्तान की तारीख में रिस्टोर हुई है, इत्तफाकन कह लें या करेक्शन कह लें या जो भी कह लें इसको, तो ये दूसरी भी शरीफ ख़ानदान को ही ये बेनिफिट मिला है। तो ये लोग ये कह सकते हैं काफ़ी लोग कि ये मोनोपली जो है ना अच्छी असम्बली डिज़ोल्व की रिस्टोरेशन की, वो सिर्फ शरीफों को ही मिलती है। सो ये एक दूसरा माजी में इसके अंदर जो है ना एक थोड़ा सा पैरोकियल एंगल भी आ जाता था कि जो बेनज़ीर की फॉर एग्जांपल रिस्टोर नहीं गई थी, तो उसमें वाहिद एक सिंधी
जो सजाद अली शाह साहब थे जस्टिस, वो उन्होंने डिसाइड किया था। तो ये भी होता था कि जी देखें पंजाबी जज ने पंजाबी प्राइम मिनिस्टर को तो बचा लिया, हमारे सिंधी जो आते हैं उनकी रिस्टोर नहीं होती है, ये एंगल भी आ जाते होते थे। खैर अगेन इस दफ़ा फिर पंजाबी जज और पंजाबी प्राइम मिनिस्टर हैं, गो के वो अपनी केपी के अंदर वो ज़्यादा अपनी एथिसिटी देखते हैं। पर बहरहाल ये एक माजी क्योंकि ये राब है, पर अभी ये देखना है क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिक्स से जहाँ ये जुड़ रहा है वो ये है कि अभी ये काकड़ मोमेंट जो है, या इसको इस दफ़ा तो बाजवा मोमेंट वो आता है कि नहीं आता। अभी ये आया फैसला, और मैं समझता हूँ कि ये इसकी कानूनी हैसियत जो थी ना 58(2)B के अंदर एक सिचुएशन और थी, उस कानून के बगैर ये आईनी तौर पे ये इसके ही ज़्यादा चांसेस होते थे। वो तो माजी को देखते हुए लोग मुख्तलिफ कह रहे थे, मैं तो आराम नहीं कह रहे थे। फारूक नाइक साहब जो है उनसे जब बाहर निकले हैं तो उन्होंने कहा जी मैं तो नेक्स्ट इलेक्शन देख रहा हूँ। अदालत की वो जो पीपल्स पार्टी के जब मेन लॉयर ये कह रहा है कि नेक्स्ट इलेक्शन होने जा रहे हैं तो फिर बाकी सब ने तो ज़ाहिर सोचना ही था। अब ये है कि अब नाउ व्हाट नेक्स्ट। तो शुरू तौर पर तो कोई इतनी बुरी बात नहीं है। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब अगर जाके अपोजिशन पे बैठ जाए, और क्योंकि यहाँ पे इस्लामाबाद में तो एलाइज के ज़रिए किया जा रहा है। ऑफ कोर्स सिंध हाउस का गन ज़रूर दिखाया गया, वो एक धब्बा था। नून लीग और पीपल्स पार्टी वो धब्बा है, धब्बा रहेगा। जिस तरह उसके ऊपर हमला जो असेंबली के ऊपर एक धब्बा है ना, तो ये धब्बा पीपल्स पार्टी में पहले कम होता था, अब ये पीपल्स पार्टी भी और बिलावल पे भी आ गया है सिंध हाउस वाला। और जो है वो मगर नोइंग इमरान खान एक फास्ट बॉलर है वो, और ये फास्ट बॉलर से कोई 2-4 एक बड़ा सा छक्का पड़ जाए और उससे ये एक्सपेक्ट करना कि वो जाके पवेलियन में बैठ जाएगा, वो बड़ा मुश्किल काम लगता है। तो आप देखते हैं कि वो नेक्स्ट इसके बाद किस तरह रिएक्ट करते हैं, और उनके इर्द गिर्द जिस तरह के मशीर है और इस तरह के वो मशवरे पसंद करते हैं, एग्रेशन उनके अंदर है। तो देखिए अब कौन सा वो जो कहते हैं ना हैट में से कौन सा खरगोश लेके आते हैं। तो शायद अभी भी मेरा ख्याल है इस बात का भी इम्कान है कि पार्लियामेंट के अंदर कोई मार्केटाई भी हो सकती है, या एक आधी और ट्राई भी कर लें वो कि रूल्स को फिर अगेन, हालांकि मुश्किल लगता है कानूनी तौर पे, वो ये जंग हार चुके हैं आईनी तौर पे इस्लामाबाद में, मगर कोई बाइद नहीं है कि वो कोई नया खरगोश लाएं और जिससे कि वो इतना गंद बढ़ जाए। मैंने कहा था वो केओस क्रिएट करना सारा उनका मकसद है कि किसी ना किसी को बीच में इंटरवीन करना पड़े। और उसकी एक बहुत बड़ी ज़्यादा जो बड़ा केओटिक सिचुएशन है वो पंजाब में है, क्योंकि वहाँ पे बगैर लोटों के गवर्नमेंट नहीं बनती। तो लोटों का जब एलिमेंट आ जाता है तो फिर इखलाकी फैक्टर निकल जाता है, और उसके बाद अगर उनके ज़रिए बन भी जाएं लोटे तो वो लोग काफ़ी सारे जो है जिसका इशारा इन्होंने भी किया है, वो अदालत को बताने की ज़रूरत भी नहीं है, फ्लोर क्रॉसिंग की एक सजा है। तो वो अगर उनके ज़रिए बन जाए, पहले तो बनना मुश्किल, फिर बन जाएं तो हमजा साहब तो तब भी प्रॉब्लम के वो काफ़ी सारे लोग फेट करेंगे। तीसरा ये है कि फाइनल उसके बाद भी ये अगर समझा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब और हमजा साहब जो है एकदम से चीफ मिनिस्टर बाप बेटा बन जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, और एकदम से FIA के ज़रिए अपने केसेस ख़त्म कर लेंगे और लुडियाँ डालते हुए वो आएंगे, मेरा ख्याल वो ये केओस हो चुका हुआ है, गन पड़ चुका हुआ है। सो ये जब तक ये रूल्स ऑफ एंगेजमेंट सही तरीके से कहीं ना कहीं से ना करे तो मुझे पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स है वो सेटल डाउन होती नहीं। अल्टीमेटली इलेक्शन ही होना है, सिर्फ इलेक्शन के अंदर बहस ये थी कब और किन हालात में, उस वक्त कौन ज़रा विनर नज़र आएगा। तो आज का दिन जो था ना वो अपोजिशन का डे था। कल तक ये जो लग रहा था कि इमरान खान साहब का नैरेटिव जो बयानिया है वो चल रहा है, वो विनर लग रहे थे। तो ये राउंड जो है ना ये मैं समझता हूँ आज अपोजिशन का राउंड। जी बिल्कुल, बाजी आज पलटी हुई नजर आ रही है, और इस पलटी हुई बाजी के बाद क्या चीजें हैं जो रूनुमा हो सकती हैं, ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, जिस तरह हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे थे, और अब मज़ेदार बात यह है कि इस वक्त जो सियासी हलके हैं दोनों साइड के, चाहे वो PDM की मुत्तहिदा अपोजिशन की बात करें या PTI की, वहाँ पे क्या चल रहा होगा, जो ये जो पूरी लीगल टीम थी इसके क्या सेंटिमेंट्स होंगे, वज़ीर आज़म के क्या सेंटिमेंट्स होंगे, एलाइज के जो एंड टाइम पे छोड़ के आधे इधर आधे उधर, उनके क्या सेंटिमेंट्स होंगे? सर 2-3 चीज़ पे बाद में जाते हैं।
ये जो आपने अलाइज को छोड़ें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि असल क्राइसिस अलाइज के लिए नहीं है, इट्स ए क्राइसिस फॉर इमरान खान और उनकी हुकूमत और उनके एडवाइज़र के लिए। वो इस वक्त मुश्किल में, वो पीडीएम इस वक्त मुश्किल में नहीं। हाँ, 4 दिन पहले या आज 1-2 घंटे पहले तक पीडीएम मुश्किल में थी। उनके पास तो 177 है और उन पर क्लास भी नहीं अप्लाई होती जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उन्होंने कहा 63 होगी, ये ना समझिएगा कि हम जाएं और पूरे हाउस को साथ मिला लें, वो डिफेक्शन क्लास हो सकती है। वो तो 177 अपने दिखा चुके हैं। सो इस वक्त मसला इमरान खान साहब के लिए सबसे बड़ा, और अभी थोड़ी देर पहले हम लाइव ट्रांसमिशन में थे, उसमें मुजाहिद बरेलवी साहब थे, उसके साथ हमारी दोस्त हैं सना हाशमी साहबा थी, तंजीला थी, अनीका थी, और भी उस पर 1-2 दोस्त थे। तो वही बात उस वक्त ये हामिद खान साहब को फ़ोन पे लिया उन्होंने, वो यही बात कह रहे थे, मैंने सवाल किया था उनसे कि इमरान खान साहब किससे क्वालिटी एडवाइस ले रहे थे। और आमिर भाई को इनके सामने गुफ्तगू हुई, हमने लोगों को फ़ोन पे भी लिया है। उस वक्त यही बात हो रही थी कि इन्होंने ये प्लान बना के दिया खान साहब को, इनके एडवाइज़र ने, नाम लेते हुए मेरे पर जलते हैं, मैं नहीं लेता, मेरे पर जलवा की जलते हैं, मतलब बहुत कम होते, मेरे पर जलना शुरू हो जाए, जलना शुरू हो गए। ये प्लान क्या था कि हमने गंद डालना है, हमने इनको आसानी से आने नहीं देना। मैं उस वक्त पीट रहा था, किसी वक्त मैं कहूँगा कि मुझे ना वो मैं क्लिप ले आऊँ, बल्कि कॉलम लिखा मैंने, उसे दुनिया अखबार में कॉलम भी लिखता हूँ मैं हफ्ते में 2 दिन। मैंने कहा सर खान साहब, अगर आपने गिरना भी है ना, फॉल विद ग्रेस। बाज़ दफ़ा ग्रेस के साथ शिकस्त को भी कबूल कर लेना, अपने हाई मॉरल ग्राउंड आपको आपके बेहतर हो जाते। लोग मजलूम आदमी के साथ भी खड़ा होना पसंद करते हैं। ये पाकिस्तानी मिजाज है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको लगे ना किसी बंदे के साथ गैंग अप हो गए, 30-40 बंदे मिल गए, ये पीडीएम वाले चोर डाकू इकट्ठे हो गए और इमरान खान साहब को पढ़ गए। इमरान खान साहब को मैं उसमें लिखा भी था कॉलम, ये अच्छा नहीं लगता बंदा कि आई टोल्ड यू सो, क्योंकि उन्हें पढ़ना नहीं होता, हमने तो अपना मतलब पूरा करना होता ना, जो भी हमारा वो सिस्टम है। मैंने कहा था कि हैड आई बीन ऑन हिज प्लेस, मैं इनका एडवाइजर होता और मेरी सुनते, जो वैसे अल्लाह के फजल से वो किसी की नहीं सुनते, मेरी तरफ वो भी अक्ल कुल है। तो मैं सीधा हाउस में जाता, मैं जिसने मेरे खिलाफ वोट डालें प्लीज़ जाए और वोट डालें, एक तकरीर करें, एक ऑनरेबल तरीके, यहाँ से उठ के कुर्सी से आप इधर आ जाए। आप तो ईमानदार आदमी है ना भाई, आपने ठेके नहीं बन लेने, आपने करप्शन नहीं करनी, आपने एवन फील्ड में फ्लैट नहीं लेने, आपकी शुगर मिले नहीं है, आपका माल नहीं है, पैसा नहीं है, क्या स्टेक पे है आपका? मतलब इमरान खान साहब का क्या स्टेक पे है? इनका तो बहुत कुछ स्टेक पे है ना, जो हम आने वाले दिनों में देखेंगे। अब हमारी रिपोर्टिंग इन पे शुरू हो जाएगी। ये शहबाज शरीफ साहब का बहुत स्टेक पे है, हमजा का स्टेक पे है, पूरी PML नवाज का स्टेक पे है, मरियम का है, नवाज शरीफ का है, उनका तो बहुत कुछ उस पर स्टेक पे। आपका क्या स्टेक पे है? आप कहते भाई साहब मैं इस मुल्क को क्लीन करने आया था, मैंने कोशिश की, नहीं हो सका, जाएं जी कि मेरे खिलाफ वोट डालें जी, पूरा लाइव दिखाते पूरी कौम को, एक एक बंदा चाह रहा है वोट डाल रहा है। मतलब मेरा ये ख्याल, आपने जिस तरह का एडवाइजर बिठा है, वो दोनों तीनों जो एडवाइजर उनके करीबी हैं, उनके नवाज शरीफ एंड कैंप से, पीपल्स पार्टी से इंतहाई उनके सख्त किस्म की नाराजगी है, मुझे पता है। अच्छा, इमरान खान साहब की अपनी नाराजगी, तीनों इकट्ठे हो गए, तीनों चारों आए जनाब, कोई एक सेनर एलिमेंट इनको समझाता, कुछ चीजें बताता कि सर असेंबलियां तोड़ेंगे आप, ये वो चीज है जो आज तक किसी को डाइजेस्ट नहीं हुई। मसलन आपको याद हो जनरल जिया ने ये उस दिन इनसे बात की, थोड़ी सी अधूरी रह गई थी, जो मैंने कहा था कि असेंबलियां तोड़ने के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, अगर आपको याद जी, हो। आपने कहा था कि बहस रह पार्लियामेंट को जिसने भी आज तक डिसरिस्पेक्ट किया पार्लियामेंट को, और फिर आपने माजी का हवाला दिया और फिर छोड़ दी थी, क्योंकि ये लोगों की आवाज है, ये लोगों के वोट हैं, आपको भी लोगों ने वोट दिए, उनको भी आके लोगों ने वोट दिए। आप इसको डिसरिस्पेक्ट करेंगे, तोड़ेंगे, ह्यूमिलिएट करेंगे, इंसल्ट करेंगे, या पार्लियामेंट आपको इंसल्ट करेगी। मसलन मैं ज्यादा दूर नहीं जाते, भुट्टो साहब के साथ हुआ, जनरल जिया के साथ क्या हुआ, ही डाइड इन ए क्रैश, वो आपके सामने है। उसके बाद जो इनके साथ हुआ, इन्होंने इसाक खान साहब जो हैं उनको सरमोनियसली जिस तरीके के गए, आप लोग तो उस वक्त बिल्कुल छोटे होंगे कि क्या उनके साथ हशर हुआ, आके किस हालत में यहाँ से रुक सकते। फरूक लगारी साहब, उनको इम्पीच होनी थी, उनको इस्तीफा देना पड़ गया, सदर आके गुलाम इसाक साहब को देना पड़ गया। फिर उसके बाद इसने तोड़ी असेंबलियाँ, ये हो गया अपने लास्ट जो थे इसके जना मुशर्रफ, उनको आर्टिकल 6 लग गया था उन पे, और उनको सजाए मौत उसने आके वो ये जो उनका क्या नाम था, जो थे, उन्होंने अनाउंस कर दी थी। इमरान खान साहब को किसी ने नहीं ये समझाया, इनके एडवाइजर ने, कि सर आप वो काम करने जा रहे हैं जिसमें आर्टिकल 6 के कंसिक्वेंसेज हैं, और आपको कहा जा रहा है इधर उधर से बातें। अब यही चीजें कल को ये पावर में आते हैं, ये सीधे सीधे केस कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंप कर दिया है कि खान साहब या उनके स्पीकर ने या डिप्टी ने या उनकी हुकूमत ने गैर आईनी काम किया, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगा दिया इस पे। आपको कल पे ये आर्टिकल 6 अप्लाई करे। अच्छा, वो तो हुकूमत में है, आप जाएंगे, ट्रायल होगा, वकील करेंगे, पेशा भुगतेंगे 6 महीने साल में, मान लिया आप उसमें बरी भी हो जाएंगे। किसी को तंग करना है ना, जैसे आपने गंद डालना था, अगले आपको तंग करने पे आ जाएंगे। इमरान खान साहब का नाम डाल दो, इनकी कैबिनेट का डाल दो, स्पीकर का डाल दो, इसके साथ डिप्टी स्पीकर का डाल दो, 3-4 इनका एडवाइजर का डाल दो, लॉ मिनिस्टर का डाल दो, जी रेफरेंस भेजेंगे आर्टिकल 6 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला साथ लगा दें, इमरान खान साहब कहाँ खड़े होंगे? और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मैं फिर कह रहा हूँ मैं। सो खान साहब को जो एडवाइजर थे इनके, उन्होंने इनके साथ दुश्मनी की है,
इन्होंने वही बई की है जो इनके मत सीनियर एलिमेंट थे। इन्होंने खालिद जावेद जान को नहीं सुनते, क्या ना खालिद जावेद खान साहब को, उनके एडवाइस नहीं सुनते। ये अली जफर का आप सुन रहे हैं, उनके नहीं सुनते। अच्छा, जस्टिस वजीहुद्दीन जैसे लोग थे इनके पास, वो दूर हो गए। हामिद खान जैसे लोग थे, वो इनसे दूर हो गए। इनको हाकिश लोग चाहिए थे, इनको लड़ाई झगड़े वाले लोग चाहिए थे। क्यों? कि मेरा क्राउड जो है ना, मेरा वोटर जो है ना, वो लड़ाई पसंद करता है। और ऐसे चाट दिया इन्होंने। लास्ट वर्ड आमिर साहब के पास कहने को बहुत कुछ होगा, मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा अपसेट हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा, लाइटर एंजॉय कर रहा हूँ। ऑन लाइटर नोट, ऐसे इमरान खान साहब को चढ़ा दिया गया ना। मैं इस पे भी लिखा है कॉलम, मुझे बुरा लग रहा है। हम सारी सर ब्रेकिंग न्यूज है और कहा जा रहा है कि शार्पली ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। असेंबली का इजलास बुलाया। वेलकम बैक। आमिर साहब, इमीडिएटली हमें ब्रेक पे जाना पड़ा। ये बताइए कि जो सब कुछ क्लास साहब ने कहा है, विच मेक सेंस। क्लासरा साहब ने अपने मर्जी की मिसालें दी हैं, अब मैं जरा अपनी मर्जी की मिसालें इन्हीं की मिसालों में से मैं नई मिसालें पेश करता हूँ। अच्छा, तो वो मिसालें ये हैं। पहली बात तो ये है, नोटिस से पहले आप जाएं, आपने इमरान खान साहब को नीचे नहीं आने देना। नीचे इनको हमारे मीडिया ने चढ़ा के रखना है। मैंने नहीं, बात ये है कि एक फास्ट बॉलर के खमीर में, इमरान खान के खमीर में, वो एक फास्ट बॉलर हैं, वही उन्होंने अपनी पीटीआई के अंदर भी है, अपने इर्द गिर्द भी वही लोगों को पसंद करते हैं, वो जो कि वो फास्ट बॉलर वाली जो है ना, वो घोड़े की खुराक उनको खिलाते हैं और वो दगड़ 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 फिर दौड़ते जाते हैं। तो वो आपका ये कहना, वैसे मैं बिल्कुल आपसे एग्री नहीं करता कि अगर वो ग्रेस दिखाएं और चुप करके बैठ जाएं तो वो पार्लियामेंट का, मुल्क का और उनका बड़ा भला भला। पाकिस्तान की जो अवाम है, इसने माजी में शरीफ आदमियों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मैं आपको मिसाल फिर देना शुरू करूंगा, पहली दूंगा फातिमा जना की। वो बेचारी आई, कायद आज़म की बहन थी, उनके साथ जिस तरीके से धांधली करके उनको घर भेज दिया, वो बेचारी सारी उम्र कुर्ती कुर्ती फौत हो गई, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उसके बाद जनाब असगर खान साहब एक बड़े डिसेंट आदमी थे, वो भी शरीफ आदमी थे, उनको आलू खान फलाना ने क्या के वो भी सारी उम्र बेचारे समझ तक नहीं पहुँच सके और वो भी कुर्ते कुर्ते बेचारे गुजर गए। उसके बाद एक और शरीफ आदमी आया था, उसका नाम था मोहम्मद खान जरीजो। हर कोई उसकी तारीफ़ करता है कि जनाब बहुत डिसेंट आदमी था। देखें, कुछ भी जो लग के लाते हुए भी वो उसके आगे भी खड़ा हो गया था और शायद परहैप्स बेस्ट प्राइम मिनिस्टर था। वो भी चुप करके शरीफ आदमी की तरह निकल गया। एक और शरीफ आदमी आए थे, उनका नाम था मुस्तफ़ा जतोई साहब, वो भी एक डिसेंट आदमी थे और वो उन्होंने ही सारा कुछ किया था। और नवाज शरीफ साहब उनके मुकाबले में बिल्कुल एक छोटे कद के आदमी थे सियासी तौर पे। वो सियासी कद उनका बहुत ज़्यादा बड़ा था, मगर वो भी चुप करके आराम से उनको भी घर में बैठा के हुआ है। तो शरीफ आदमियों के साथ पाकिस्तान में नहीं, उसके बाद ये पॉलिटिक्स ही ऐसी बन गई भी है कि जो भी गंग हो और जो है आगे बांस के ऊपर चढ़ता है। मैं अलाउ मी जरा, मैं बोल रहा, मैं सुन रहा हूँ, मैं वैसे अपने होंठों पे बात फेरी है। तो वो मेरा ख्याल है कि गंद डालना उनके तो पहले खमीर में है, अभी उनकी स्ट्रेटजी फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। और भी थोड़ा सा उसकी साइड लेते हुए कि पहले दिन इमरान खान जब आया था और उसको पहले दिन तकरीर नहीं करने दी गई थी, जो गंद तो पहले दिन ही से शुरू हो गया था। इससे पहले असम्बलियों में ये होता रहा, जैसी मर्जी टेंशनें रहीं, बहुत ज़्यादा टेंशनें दी, एक दूसरे की गवर्नमेंटें गिरा के आते रहे हैं। पर पहली तकरीर में वो कहते थे, जैसी कैसी बीबी भी कहती थी आपको वो करते हैं, नवाज शरीफ साहब भी ये वाला दिखाते रहे हैं, हालांकि एक दूसरे को गिरा के आते थे। मगर यहाँ पहले दिन से जो एक्रिमनी आ चुकी हुई थी और उसको नहीं बोलने दिया गया। तो अब आपका क्या ख्याल है कि आप क्या उम्मीद रखते हैं? नोइंग इमरान खान, मैं उनको इनकरेज नहीं कर रहा, से मैं आपसे एग्री करूंगा कि अगर वो अपोजिशन में बैठेंगे शायद कुछ अजज भी अच्छी चीज़ है। आपके सामने मैं उनके मुंह पे भी कह के आया हूँ कि खुददारी बड़ी अच्छी चीज़ है, अजज भी बड़ी अच्छी चीज़ है। और बैठे उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी, ट्रेनिंग का तो जॉब हुई है, ट्रेनिंग इन दी अपोजिशन नहीं हुई, और वहाँ पे बैठ के वो बहुत अच्छी अपोजिशन कर सकते हैं। और जो नवाज शरीफ जो है वो बड़ा लीडर उस दिन बना था जब वो अपोजिशन के अंदर बैठा था। वो जो उसने वहाँ पे टाइम गुजारा था, वो वहाँ पे उसकी ट्रेनिंग हुई थी 93 की असम्बली के अंदर वो जो बैठा है। तो वो उनका वो दूसरा ये उनके यहाँ देखे ना, लोटे जो हैं उनकी अपनी पार्टी के, ये जहांगीर खान का ग्रुप, अलीम खान का ग्रुप, वो पली साइड में बैठे होंगे या दरमियान में उनके बैठे होंगे, तकरीरें होंगी। तो आप वो वाला फिर पंजाब के अंदर जो है वो उससे भी ज़्यादा बड़े 30-40 के करीब लोटे हैं। तो ये सारा इर्द गिर्द जब हर तरफ से फाउल खेला जा रहा हो
तो इमरान साहब से कहना, एक्सपेक्ट करना कि वो एक इस माहौल के अंदर एक जेंटलमैन्स क्रिकेट खेलें बाय द रूल, माजिद खान की तरह वो अंपायर की तरफ देखे बगैर ही जो है ना स्निक निकली है तो चुप करके वॉक आउट कर जाना कि जनाब मुझे पता कि मैं आउट हूँ तो आउट हूँ, तो वो नहीं है। वो ही इज़ मोर लाइक बोथम, उनका मुकाबला भी बोथम से रहता था, तो वो बोथम जैसी पर्सनालिटी भी पाली है कि जो ऑस्ट्रेलिया में जाके उन्होंने वहाँ सबके सामने कहा था मैं 1 लाख डाकुओं की औलाद के सामने इनको पैंटी लगाना चाहता हूँ। तो वो आप जवाब बिल्कुल ले लें, मेरी ख़त्म हो गई। मैं कह रहा हूँ कि मुझे गंद नज़र आ रहा है, बस फिर ये कर रहा हूँ केओस है और वो क्रिएट करना है। हम और आप शायद पसंद ना करें, मैं भी नहीं पसंद करूँगा, मैं उन बांस चढ़ाने वालों में से नहीं हूँ, मगर हैं वो मैंने कंसिक्वेंसेस तो फेस नहीं करना है। हाँ, आप और मैंने तो नहीं करना है ना। हम स्टेक होल्डर हैं, ना हमारे कोई यहाँ पे कोई इंटरेस्ट है, ना हम एम्बिशियस हैं, ना हमें एडवाइज़र बनने का है, ना पॉलिटिकली तौर पर आपकी मेरी एम्बिशियस हैं। फिर अगर अपने जो औकात में रहने वाले बंदे हम दोनों में, दो चीज़ें सर। एक तो ये है कि आपने जिन लोगों के नाम लिए हैं कि वो बड़े, कोई आलू खान था, कोई फलाना था, आप किन लोगों की आज इज़्ज़त करते हैं सर? आप फातिमा जिनाह की इज़्ज़त करते हैं, आप जुनैजो की करते हैं? सर सुन ले, पूरा जवाब दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी इज्जत ही मैटर करती है, वोट नहीं दिया किसी ने। सुनते हैं ना, ये वोट मैटर नहीं करते। समथिंग रिस्पेक्ट मैटर्स मोर देन ए वोट। अगर वोट लेने हैं ना और आपने रिस्पेक्ट लूज करनी है, मैं भी उन पे भी आ रहा हूँ कि जिन्होंने वोट ले लिया, आप उनकी आप नहीं रिस्पेक्ट करते। मैं 5-6 नाम गिनवाता हूँ, जैसे आपने मुझे गिनवाया सर, मैं भी 4-5 आपके सामने पेश करता हूँ। आप आज फातिमा जिनाह की इज्जत करते हैं, इतने सालों बाद आप उनका नाम इज्जत से ले रहे हैं सर। आप आके मोहम्मद खान जुनैजो की इज्जत करते हैं, आज उनके 35 साल बाद आज उनका नाम ले रहे हैं सर इज्जत से। आप मुस्तफा जतोई साहब की इज्जत करते हैं, उनकी आके वफात को मेरा कल 10 साल से ज़्यादा हो गए। आप नहीं इज्जत करते किन लोगों साहब की? मैं उनका नाम लिया ना सर, जुनैद साहब का नाम लिया मैंने। आप नवाज शरीफ की इज्जत नहीं करते सर, राजा परवेज अशरफ की नहीं करते, आप आके यूसुफ गिलानी की नहीं करते, आप शौकत अजीज़ की नहीं करते, आप शाहिद खकान अब्बासी की नहीं करते। आप करते हैं? नहीं। मेरे लिए ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि हिस्ट्री में आज से 20-25 साल बाद कोई बंदा आपके मेरे बारे में कहीं पढ़ के ये अगर कह रहा हो ना कि आमिर साहब और रऊफ साहब जो है ना, ये थोड़े से अनरेबल लोग थे यार, ठीक है हार गए होंगे, उनको ज़्यादा कोई अच्छी वो नहीं मिली होगी, चीज़ें नहीं मिली होंगी, लाइफ में होंगे, लेकिन अनरेबल पीपल। सर मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारे मरने के बाद डाउन द पीरियड आफ्टर 50-60 ईयर, 10 ईयर, 12 ईयर, कोई बंदे ये कह रहे हो यार ये अच्छे लोग थे, काफ़ी है सर। आज आप और मैं सक्सेस वो ले भी रहे हैं, कंप्रोमाइजेस करके, मट्टी खा के, जलील होके। बहुत अच्छी बात, एहतराम कर रहा हूँ आपके आपका हमेशा से ये आइडियलिज्म आप में रहा, बड़ी अच्छी बात है। और बुनियादी बात यह है कि अच्छे आदमी, पॉलिटिशियन का बुनियादी काम ये होता है कि वो तब्दीली में वो मुस्बत अपनी जो उसकी सोच है उसके ज़रिए तब्दीली भी लाए। अगर वो मुस्बत आदमी जो है घर जाके उसको बिठा दिया जाए और उसकी मुस्बतनेस का कोई अवाम माशरे को फ़ायदा ना, और आप जैसे चंद लोग कहें कि किताबों में जिक्र किया गया है कि वो बड़े अच्छे थे, तो वो नहीं वो तो है, सिर्फ किताबों में की बजाय अगर उनके उन मुस्बत सोच का फ़ायदा, एक मिसाल मैं लास्टली देना चाहूँगा आपको, आपके हवाले से ही, वो वाजपेयी साहब की थी। वाजपेयी साहब को एक वोट से वो आजकल बड़ी सोशल मीडिया पर उनकी तकरीर चल रही है, क्या खूबसूरती से छोड़ के गए थे, और वो एक बात कह के गए थे, मुझे एक वोट से आपने आज हराया है, मैं जा रहा हूँ, कांग्रेस को मुबारक हो। पर मैं ये आज कह के जा रहा हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी इसके बाद से ये आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल पजीर होगी और ये नहीं रहेगी। और आजकल यही हाल हुआ है कि वहाँ पे बिल्कुल जो है तकरीबन ख़त्म होने को कांग्रेस पार्टी आ गई है। तो आप सही कहते हैं कि वो, मगर वो बीच में रहे, ही रिमेन्ड एन एक्टिव पर्सन। बड़ी अच्छी बात की आप और मैं, सबसे ज़्यादा बात करते रहे। इनको 20-22 साल पार्लियामेंट में हो गए ना, ये दरमियान में 2008 को छोड़ के ये किसी कमेटी के मेंबर नहीं बने। एरोगेंस, तकब्बुर कि मैंने नहीं सीखा। नवाज शरीफ साहब भी नहीं रहे, उनका गवर्नेंस भी देखें, इमरान खान साहब की देखें, ये किसी फॉरेन कमेटी में नहीं बैठे, किसी फाइनेंस में नहीं बैठे, कब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में नहीं बैठे, ये क्वेश्चन आवर में नहीं बैठे, ये पार्लियामेंट नहीं जाते थे, इनकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई एज ए पॉलिटिशियन के तौर पर। और अब जाकर उन्होंने हुकूमत में देखी, आपके पास तो बेस्ट टाइम है, बेस्ट चीज़ें हैं, पोजीशन में है, इनको टफ टाइम दे। छोटी सी मार्जिन है ना, आपके पास 164 हैं, कितने हैं उनके पास, मतलब 5-6 लोग ज़्यादा हैं। आप टफ टाइम दें, आप हमें एजुकेट करें, आपकी चीज़ें हैं। आप अगर मैदान खाली छोड़ के जाते हैं, आप इस्तीफे दे के जाते हैं, क्यास करते हैं, आपको बाज़ दफ़ा इमरान खान साहब जैसे बंदे को जो ये समझते हैं कि मैं इस मुल्क के लिए कुछ करने आया हूँ, ये 3 साल पहले ही तो वज़ीर आज़म नहीं थे ना। 2 महीने में लाइन्स टूट जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ अगर ये अपोजिशन करे इमरान खान,
जायज़ तरीके से जिस किस्म की ये बनी हुई है, ये मेरा ये ख्याल है कि इनकी बड़े मेरा ख्याल है मुतज़ाद किस्म की अच्छा, alliances अगर हैं। मैं कुछ थोड़ा ये- सा ऐड करूं तो जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही है इमरान खान के लिए, क्योंकि जिस तरह की इकोनॉमिक सिचुएशन बनी हुई है और जिस तरह के महाज खुले हुए हैं पाकिस्तान के ये फेवर है, आम ठीक शहरी, कह तो रही ये तो बहुत मुश्किल था इनके लिए यहाँ से इज्जत से निकलना 5 साल की टर्म कंप्लीट करके। इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इन दैट वे। बिल्कुल, मेरा ये कहेगा अगर इमरान खान साहब 5 साल पूरे करते ना, ये वापस नहीं आ सकते थे। मैं व्यू हमने जितनी इनकी चीज़ें देखी हैं, इनसे इकॉनमी नहीं संभली, इंतहाई इनके पास टोटल ना तजर्बाकार टीम। ये जो कहते थे आमिर भाई ठीक कहते, पहली दफ़ा जो जीत के आए उन्होंने मरवाया है। आपने लड़के उठाए हैं, उठा के उनको टॉप पोजीशन फेडरल मिनिस्टर बना दिए। वो किसी से संभाले नहीं गए, किसी सीधे मुंह से उन्होंने बात ही नहीं की। ना इकॉनमी का पता था उनको, ना चीज़ों का पता था, ना समझ थी। सो ये जो ट्रेनिंग एट जॉब हुई है इमरान खान साहब की, वो ले बैठे, इनसे तो इकॉनमी यहाँ से निकल गई थी। ये तो खुद मानते थे, बिजली गैस की कीमतें देख के IMF को अभी जो इन्होंने सरेंडर किया था, जो स्टेट बैंक वाला बिल पास किया था, जिस तरह की इन्होंने आके खुद मुख्तारी इन्होंने सेल आउट की थी, इमरान खान साहब के हाथ से चीजें निकल चुकी थी। वो ठीक कह रही हैं, इनको दोबारा एक वो इंजेक्शन लग गया है कि अगर जो बिल्कुल आमिर भाई ठीक कह रहे हैं, इनके इर्द गिर्द जो है ये तमाम हाकिश लोग हैं, वो इनको नीचे नहीं आने देंगे, बांस पे बिठाई रखेंगे कि आपने बैठे रहने नीचे, बल्कि हो सकते हैं मजीद ऊपर करते जाएं इनको। सो इमरान खान साहब को ड्राइंग बोर्ड की तरफ जाने की जरूरत है। दोबारा ठंडे हों, ये बैठे हैं कोई पुराने दोस्तों के साथ, पुराने यारों के साथ, कोई पॉलिटिशियन के साथ, जो आमिर भाई कहते किसी मिस्त्री के साथ, कोई मैकेनिक के साथ, जो सियासत को देखता हो, आप उनके साथ बैठ के ठंडे मिजाज से इसी पार्लियामेंट में बैठें। आपने इस्तीफे देने हैं, फिर सड़कों पे जाना है, फिर क्यास करना है। इस मुल्क का पहले बेड़ा गर्क हुआ है। अपोजिशन करें, टाइट होकर करें। इन पे केसेस हैं, इनको सेटल ना करने दें केसेस। नवाज शरीफ साहब पे केसेस हैं, हमजा पे केसेस हैं, ये शहबाज शरीफ पे केसेस हैं। और हमारी किस्मत देखें, जो हमारा रोना कि इमरान खान साहब नाकामी का क्या निकला है। उस नाकामी में से वो लोग इस मुल्क के आके वजीर आजम और वजीर आला बन रहे हैं जो नैब के मुलजिम हैं और जमानतों पे हैं। इससे कोई बड़ी डिजास्टर होगी किसी मुल्क के लिए, एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल? कि खान साहब था ना, कि आपने इस मुल्क को, चीजों को इतना आगे लेकर जाते, इतने अच्छे तरीके से आप चीजें चलाते। इमरान, इन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा स्कैंडल दिए हुए, मतलब एनर्जी का आप इनसे पूछ, आमिर भाई ने, आप इसके मौजूद थे, इन्होंने दर्जनों स्कैंडल दिए चीजें उनके कान पे, बल्कि हमें उल्टा पता क्या कहते हैं, कहते हैं यार ये मालिक, रऊफ और ये आमिर का ना तो बात ही ना सुने। इन तीनों का ये मीटिंग में ये फैसला हो रहा है। ये तीनों अगर ये शो करना बंद कर दें एनर्जी, हमारे मुंह पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा हुआ है, ये इनके महबूब प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया है मुंह पे। उन्होंने कहा 3 लोगों के, मालिक के, रऊफ के, हम सामने बैठे हुए हैं और भी साथी थे, इनके शोज अगर बंद कर देना, इकॉनमी पे ये बात ही ना करें, ये आके एनर्जी पे स्कैंडल ना दे, उन्हीं दिनों आके हम दे रहे थे, इकॉनमी ठीक हो जाएगी। 2019 की बात है मेरा ख्याल, मैं गलत नहीं कह रहा। 3 साल गुजरने वाले हैं, खान साहब घर चले गए हैं, और उसके बाद जो उन्होंने क्या, खैर वो हम छोड़ देते हैं, क्यों काश अब्बासी ने कहा था, उसने आमिर और रऊफ का शो तो आपने बंद करवा दिया है, इधर मालिक का भी करवा दें, तो इसके बाद तो पूरा इकॉनमी भी ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो गए। बहरहाल एक इंटरेस्टिंग डिसीजन और एक डायरेक्शन दी है इस डिसीजन ने। अब इस डिसीजन पे किस तरह से अमल किया जाता है, किस तरह से लिया जाता है दोनों फरीकैन की जानिब से, और क्या बेहतरी आती है इससे पाकिस्तान के अंदर, ये आने वाले दिन बताएंगे। आज का प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।